हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 15। और आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, यानी बलयुग्म का आघूर्ण को हम लोग कहते हैं टॉर्क्यू। तो टॉर्क्यू ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक है हमारा आज का। ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, और उस बल का सूत्र भी हम लोग पिछले वाले वीडियो में निकाल चुके हैं, जिसमें निकला था F बराबर IBL sin थीटा। ठीक है ना, ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। जो किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल होता है IBL sin थीटा, ये होता है जहां थीटा जो है ये क्या चीज है, धारा I व चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। ये समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं। और चूंकि यहाँ लूप की हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में कि लूप अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर बल हमको नहीं याद करना है कितना बल लगेगा। ठीक है ना, बल अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको निकालना है यहाँ पर बल युग्म का आघूर्ण। तो पहले तो हम ये जान लेंगे बल युग्म होता क्या है और उसका आघूर्ण हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये आप लोग पता होगा, हालांकि हम लोग बल युग्म का आघूर्ण हम उसमें भी निकाल चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव जब पढ़ रहे थे तब भी निकाला गया था कि वैद्युत द्विध्रुव अगर विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस पर भी एक बल युग्म कार्य करता है, उसका आघूर्ण भी निकाला गया था टाउ बराबर PE sin थीटा, निकाला जा चुका है। उसी टाइप का ये भी है हमारे पास डेरिवेशन एक। तो पहले हमको तो ये क्लियर हो जाए कि बल युग्म होता क्या है और बल युग्म का आघूर्ण हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बल युग्म से मतलब है, युग्म माने होता है जोड़ा, यानी ऐसे दो बलों का जोड़ा जो परिमाण में बराबर हो और दिशा में विपरीत हो, उसको बल युग्म कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें एक शर्त और भी है, बल युग्म केवल बराबर विपरीत बलों से नहीं बनता है। ठीक है ना, केवल इतना कह देने से कि बराबर विपरीत है तो ये बल युग्म बना रहे हैं, ये कंडीशन नहीं है। केवल इसके साथ में एक और कंडीशन आपको जोड़नी पड़ेगी कि बराबर और विपरीत बल तो होने चाहिए, साथ में उनकी जो क्रिया रेखाएं हैं, बल की जो क्रिया रेखाएं हैं वो एक ही ना हो, दोनों की अलग अलग हों। तो ऐसे बलों के जोड़े को हम बल युग्म कहते हैं। अब क्लियर हो गई। जैसे अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल, तो देखो, जैसे अगर हम ये कह दें कि ये कोई हमारे पास वस्तु है, कोई भी वस्तु मान लेते हैं, इस पर एक बल इधर लगाएं F और एक बल इधर लगाएं, दो बराबर विपरीत बल हो गए, लेकिन ये बल युग्म नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम इसको, ये है, इसको एक बल इधर लगाएं एक बल इधर लगाएं तो दोनों बराबर विपरीत हो गए, लेकिन बल युग्म नहीं बनाएंगे। बल युग्म हम उसको कहते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हो, यानी इसकी क्रिया रेखा देखो, लाइन ऑफ एक्शन जो है इसकी यही, ये भी है इसकी लाइन ऑफ एक्शन, और इस वाले बल की भी लाइन ऑफ एक्शन है, यानी बल की क्रिया रेखा दोनों की सेम। बल की क्रिया रेखा से मतलब होता है बल की दिशा में या विपरीत दिशा में जो लाइन खींची जाए वो बल की क्रिया रेखा कहलाती है। तो बल की क्रिया रेखा, ये इस बल की क्रिया रेखा, ये दोनों की सेम हो गई, इसका मतलब है कि ये बल युग्म नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, बल युग्म बनाने की शर्त यह है कि अगर हम इसी वस्तु पर बल इस प्रकार से लगाएं, एक बल इधर लगाएं और एक बल इधर लगाएं, ये दोनों बल बराबर हों और विपरीत हों, तो ऐसे बलों के जोड़े को हम कहते हैं बल युग्म। और क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए इसकी जो क्रिया रेखा है, ये क्रिया रेखा इसकी ये है, समझ आ रहा है, इसकी जो क्रिया रेखा है वो ये है, इसकी क्रिया रेखा है वो ये है, दोनों क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, जबकि इन दोनों की क्या थी, सेम थी। तो बल युग्म की शर्त है इसमें, बिना क्रिया रेखा के अलग अलग हुए बल युग्म नहीं बनते। और बल युग्म अगर जब भी बना हो वो हमेशा वस्तु घूमने का प्रयास करती है। जैसे हमने कहा कि ये
वस्तु है, इस पर एक बल इधर लगाओ, एक बल इधर लगाओ, तो चाहे जितने जोर से बल लगाए ये वस्तु घूमेगी नहीं। बलयूम लगा, एक बल इधर लगाएं और एक बल इधर लगाएं, यानी तब अगर ऐसे बल लगाते हैं तो ये वस्तु घूमती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बलयूम जब भी लगा होगा वस्तु हमेशा घूमने का प्रयास करेगी। बात समझ में आ रहा है? तो आप जरा देखो, जो हमारा जो टॉपिक है आज का, उसमें कहाँ पर वॉल्यूम बन रहा है और उसकी क्रिया रेखा कहाँ पर है और उसके वॉल्यूम का आघूर्ण हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो वॉल्यूम आघूर्ण निकालने का तरीका बहुत आसान है। बल आघूर्ण बराबर होता है टाउ बराबर, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं बल आघूर्ण, वॉल्यूम के आघूर्ण को, और उसका फार्मूला होता है F इंटू, भाई दो बल बराबर विपरीत है, उनमें से एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, उसको हम कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। ये फार्मूला बहुत पहले से 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा, और जब हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ाया था तब भी हमने वॉल्यूम के बारे में बताया था। तो वॉल्यूम कम से कम ये पता होना चाहिए वॉल्यूम किसे कहते हैं, तो डेरिवेशन समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारा ये है कि अगर कोई भी धारा लूप जरूरी नहीं है कि आयताकार हो, वो वृत्ताकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, कोई भी आकार का एक लूप हो सकता है वो। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं आयताकार लूप, और आयताकार लूप हमने इस प्रकार से लटकाया है या रखा है चुंबकीय क्षेत्र में कि वो क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। तो थीटा कौन सा कोण है ये भी हम बात करेंगे। पहले आप चित्र में देख लें, ये तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र इस तल पर लगा हुआ है, जिसकी डायरेक्शन आप तीर द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको लटकाया गया है ऐसे। इस प्रकार से एक लूप हो गया P, Q, R और S। समझ में आ रहा है? जिसमें धारा जो प्रवाहित होती है वो हम मान लेते हैं, इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है वो है इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं आप, किसी भी डायरेक्शन में ली जा सकती है धारा की डायरेक्शन। ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो लूप जो रखा हुआ है इसकी लंबाई है L, ये भी मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या है, L है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है B, ये भी मान लिया हमने। और चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से रखा गया है कि इस लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब, जिसको हम लोग कहते हैं लूप का अक्ष। लूप के अक्ष मतलब ये है, देखो जरा इसको समझो, ये चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे है, ये आप मानो कि आयताकार लूप है, ये उसकी चौड़ाई है यानी B और ये उसकी लंबाई है L। चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे नहीं रखा है, ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, इस तल पर जो खींचा गया अभिलंब होगा वो बाहर तरफ आएगा, जिसको हम लोग लूप की अक्ष कहते हैं। एक घूर्णन अचलक होगा, जिसके परितः घूमने का प्रयास करेगा वो घूर्णन अचलक है। ये लूप की अक्ष की बात कर रहे हैं। लूप की अक्ष का मतलब लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब। अगर हम ऐसे रखेंगे तो अभिलंब कहाँ जाएगा, इसका बाहर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है इधर, तो यहाँ पर अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। ये तो एक स्पेशल केस हो गया, ठीक है ना। वो स्पेशल केस नहीं ले रहे हैं, हम लोग जनरल केस लेकर चल रहे हैं। उसकी सहायता से फिर हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि लंबवत रखा है कि समांतर रखा है, जैसे भी रखा होगा उसका थीटा का मान लेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग जनरल टर्म मान रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र में जो कुंडली हमारी रखी है वो तिरछा रखी है, ऐसे नहीं रखी। कैसे रखी है, ऐसे तिरछा रखी है। और समझ में आ रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं जो सब ऐसे निकल रही हैं, लेकिन इसका जो तल है वो इस प्रकार से रखा गया है कि तल पर खींचा गया जो अभिलंब है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। यानी इसका जो तल है वो तिरछा रखा है, न लंबवत रखा है ऐसे और ना ही उसके समांतर रखा है, ठीक है।
तो इसका मतलब यहाँ पर जो अभिलंब जो खींचेंगे, जिसको हम लोग लूप की अक्ष कह रहे हैं, वो हम मान लेते हैं कि एक अभिलंब खींच लिया, ये इसका नाम हम लोग लिख देते हैं एन और एन डैश, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। समझ गए? तो ये तो हो गई सिचुएशन हमारी लूप की, जो चुंबकीय क्षेत्र में जिस प्रकार से रखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि जब कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल का मान हम आइडियल साइन थीटा से ज्ञात करेंगे। तो जैसे हमने ये आयताकार मूल ली, तो इसमें हम 4 चालक तारों को मानेंगे। एक चालक तार PQ, एक QR, एक RS, एक SP। ये जो चालक तार 4 हो गए, इस चारों पर लगने वाला बल के बारे में विचार करेंगे हम लोग। उसका मान कितना होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, और वो कौन से बल हैं जो बलयुक्त बनाएंगे, कौन से ऐसे बल हैं जो बलयुक्त नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो जरा पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस वाली भुजा पर लगने वाले बल। तो हमारा यानी कौन सी भुजा पर, QR भुजा पर लगने वाला बल कौन सा होगा। तो QR पर लगने वाला बल, देखिए आप एक ध्यान रखना है कि ये चुंबकीय क्षेत्र के ना समांतर है। ये वाला तार भाई तिरछा रखा है, तो तिरछा रखा है, इसका मतलब कोई कोण बना रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में। कितना कोण बना रहा है इससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन कोई ना कोई कोण जरूर बन रहा है। ठीक है ना। अगर ये कहिए लंबाई b है और इस पर सूत्र जो लग जाएगा F बराबर IBL, L की जगह हम लोग b लिख दें यहाँ चौड़ाई, और साइन थीटा, ये वाला सूत्र हम लोग लगा करके बल का मान निकाल सकते हैं इस QR भुजा पर। लेकिन थीटा का मान हमको पता होना चाहिए कि ये जो तार है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है। तो ये हमको नहीं माना है कि थीटा कोण जो माना गया, ये ना समझे कि थीटा यहाँ का कोण है। थीटा जो है वो तल पर खींचा गया अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। यहाँ का कोण तो दूसरा होगा, तो जो भी कोण होगा वो हम मान लेते हैं कोई अल्फा है। ठीक है ना। उतना ही कोण ये वाली भुजा बनाएगी, जो दूसरी चौड़ाई वाली भुजा है PS। तो इस पर जो बल लगेगा और इस पर जो बल लगेगा, दोनों भुजाओं पर लगने वाले बल कैसे होंगे, इस तार के भी लंबवत होगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के भी लंबवत होगा। ये हम लोग चाहे फ्लेमिंग के बाएं के नियम से लगा करके निकालें और चाहे दाहिने हाथ के हथेली नियम नंबर 2 से लगा करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि आपने लगा लिया और उसकी बल की डायरेक्शन जो आ रही है वो किसी आएगी, भाई चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और ये जो तार है उसके लंबवत दिशा ये है। तो इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। इस बल को हम लोग लिख लेते हैं F1। ठीक है। और इधर तरफ जो बल लगेगा वो नीचे तरफ लगेगा, क्योंकि दिशा बाकी सिचुएशन तो वही है, केवल दिशा उल्टा हुआ, इसमें धारा दिशा इधर है, तो बल अगर ऊपर तरफ लग रहा है तो इस पर जो बल लगेगा उसके विपरीत दिशा में लगेगा F2। इनकी क्रिया रेखाएं भी देखो एकदम कैसी हैं, सेम है। तो इसका मतलब है कि ये जो बल ऐसे हैं जो बलयुक्त नहीं बनाएंगे, बराबर विपरीत हो सकते हैं, बराबर भी होंगे और विपरीत भी होंगे, लेकिन इनकी जो क्रिया रेखाएं वो सेम है, इसलिए ये कोई बलयुक्त नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब जरा बात कर लो इसकी, इस भुजा पर लगने वाले बल यानी PQ भुजा पर लगने वाला बल। अब PQ भुजा पर लगने वाला बल जो है, अब देखिए कुंडली अगर ऐसे रखी है, हमने कहा कि तिरछा रखी गई, ऐसे कुंडली कैसे रखी है, तिरछा इस प्रकार से रखी गई है। तो ये वाली जो भुजा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत में, चुंबकीय क्षेत्र तो सब में ऐसे लगा हुआ है, तो चाहे ये वाली भुजा हो और चाहे ये वाली भुजा हो, दोनों भुजाओं के लिए थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल का जो सूत्र है वो तो हम लगा देंगे बराबर IBL साइन थीटा से। और समझ आ रहा है। थीटा यहाँ पर कितना होगा, 90। ये थीटा नहीं है, थीटा ये तो ये तल पर खींचा गया अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। थीटा का मतलब इस तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, वो यहाँ पर थीटा की बात करें जब बल निकाला जाएगा पर्टिकुलर एक तार पर। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखें, पहले तो जरा इस बात बल जो हमने लिखे हैं F1 F2 इसकी जिक्र पहले कर लें हम लोग। तो लूप की भुजा, लूप की भुजा QR पर बल F1 पर बल F1 तथा
तथा भुजा PS पर बल F2 बराबर व विपरीत है तथा उनकी क्रिया रेखाएं एक ही हैं अतः यह दोनों बलयुग्म नहीं बनाते हैं। ये बात तो ऐसे ही लिख देंगे हम लोग F1 F2 की। इसके लिए बल का जो सूत्र होगा उसके लिए देखिए F1 का मान और F2 के मान ये दोनों एक ही होंगे और उसका मान हम लोग I B sin अल्फा यहाँ पर क्या है I और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, कितना मान होगा ये समझ में आ रहा है। तो ये F1 F2 के जो मान होंगे वो तो बराबर होंगे और विपरीत होंगे, इतना ही बल इस पर लगेगा। देखिए थीटा भी उतना ही है, यानी कोण जो अल्फा है वो भी उतना ही है, चुंबकीय क्षेत्र उतना है, लंबाई उसकी उतनी, धारा भी सेम प्रवाहित हो रही पूरे लूप में। तो F1 F2 के मान तो बराबर हो जाएंगे परिमाण में, लेकिन दिशाएं विपरीत हो जाएगी, क्योंकि धारा की दिशा विपरीत है। इसमें धारा इस तरफ है, इसमें धारा की दिशा इस तरफ है, इस पर ऊपर तरफ बल लगेगा, इस पर नीचे की तरफ बल लगेगा। बात समझ में आ रहा है। इस प्रकार से ये कहेंगे कि दोनों जो बल हैं F1 और F2 ये कोई वैल्यू नहीं बनाते हैं, यानी कह सकते हैं कि इनका जो कुल प्रभाव है वो शून्य हो जाएगा। अब हम बात करेंगे PQ और RS भुजा पर लगने वाले बल। तो इसे लिखिए लूप की भुजा PQ पर लगने वाला बल ये हम मान लेते हैं F3 है। कितना होगा ये देखिए, चुंबकीय क्षेत्र दिशा के लंबवत रखा है, तो लंबवत रखा है इसका मतलब बल कितना कार्य करेगा, I प्रवाहित होने वाली धारा को हमने I माना है, ठीक है ना। सब जगह धारा का प्रवाह कितना है I है, सब जगह धारा प्रवाहित हो रही है I B चुंबकीय क्षेत्र B है, L इसकी लंबाई, तो लंबाई हम पहले से मान चुके हैं L है इसकी, साइन यहाँ कितना हो जाएगा 90 क्यों होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच का कोण 90 डिग्री है इसकी, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी IBL साइन 90 के मान 1 हो गया, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी F3 की दिशा क्या होगी, F3 की दिशा। अब जब दिशा निकालने के लिए आप दाहिने हाथ का हथेली के नियम लगाओ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां रखेंगे, धारा दिशा में अंगूठा रखेंगे, तल के लंबवत जो दिशा होगी, तो इसमें देखो तल के लंबवत अंदर की तरफ, इसमें कैसा बल लग रहा है, तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इस पर बात कर रहे हैं। इसमें देखिए बल धारा की दिशा में अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियों को रखेंगे, तल के लंबवत जो दिशा आएगी, तल के लंबवत कौन दिशा आ रही है, इस पर जो बल लगेगा वो बाहर तरफ लगेगा ऐसे। अब ऐसे लाइन खींचना संभव नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं बल की डायरेक्शन को इस प्रकार से, ये लगेगा यहाँ पर F3, यानी ये कह सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है, बल बाहर की तरफ लग रहा है ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार जरा इस पर देखो, तो क्या लिख देंगे हम लोग, जरा पहले F3 की दिशा लिख लीजिए। F3 की दिशा, अब तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है उसके तल के लंबवत है, आप लोग कॉपी में लिख रहे हो तो कागज के तल के लंबवत लिखेंगे, तो क्या कागज तल के लंबवत लिख दीजिए। F3 की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर
होगी। ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे RS, भुजा पर लगने वाले बल। नोट कर लीजिए इसको। लूप की भुजा RS पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, इसको मान लेते F4। F4 का मान कितना होगा भाई? धारा I है, चुंबकीय क्षेत्र B है, लंबाई L है, और थीटा कितना है? थीटा मतलब धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो धारा ऊपर तरफ बह रही, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। साइन 90 लिख दिया गया। तो IVL समझ आ गई। तो इस प्रकार से इसका परिमाण तो निकालेंगे, दिशा, दिशा किस तरफ होगी? दिशा ज्ञात करने के लिए देखें, इसमें हम लोग इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां रखेंगे, धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे। तो हमको इस प्रकार से रखना पड़ेगा। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां, धारा की दिशा में, धारा ऊपर तरफ बह रही है ना, इसमें अंदर तरफ बल लगेगा, यानी इस तार पर जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा? इस तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो उसको हम लोग कैसे दिखा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि अंदर तरफ लाइन खींचना संभव नहीं है, इसलिए उसको हमने अंदर तरफ दिखा दिया। तो इस प्रकार से ये बल लगेगा। अब देखो, अगर हम चलिए इसको लिख देते हैं भाषा पहले। F4 की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। ये हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है ना, बात समझ गए? यानी ये कुंडली अगर ऐसे रखी हुई है, हमने क्या रखा है? कुंडली को थोड़ा घुमा करके ऐसे रखा है, ऐसे नहीं रखी है, थोड़ा तिरछा रखी गई है ऐसे। अब देखो, इस पर बल लग रहा है, आपने क्या बताया? भुजा पर बल कैसे लग रहा है? बाहर तरफ। ये बल कैसे है? बाहर तरफ है, यानी इस भुजा पर बल लगेगा बाहर को, ऐसे एकदम ऐसे लगेगा, तल के लंबवत बाहर तरफ। ठीक है ना, इस पर जो बल लगेगा वो अंदर तरफ लगेगा, यानी इस तरीके से बल लगेगा कि ये ऐसे घूमने का प्रयास करेगी। समझ में आ रहा है? यानी ये जो कुंडली है या लूप है कह सकते हैं इसको, तो लूप अगर इस बल लगेगा इस भुजा पर बाहर की ओर, इस पर लगेगा अंदर की ओर, तो ये कैसे लूप कैसा होगा? ये घूमने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं ये जो बल ऐसे हैं जो बराबर तो हैं। देखिए F3 और F4 की वैल्यू देखो, F3 का मान भी IBL है और F4 का मान भी IBL है। परिमाण में बराबर है लेकिन दिशाओं में विपरीत है, और उनकी क्रिया रेखाएं भी अलग अलग हैं। क्रिया रेखाएं समझ गए? जैसे अगर हम यहाँ पर बल लगा रहे हैं इस तरफ और इस पर बल लगा रहे हैं इस तरफ, ठीक है ना, तो देखिए इसकी क्रिया रेखा ऐसे है, इसकी क्रिया रेखा ऐसे है। तो यहाँ पर ये दोनों बल कैसे हैं? बराबर विपरीत हैं और क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। तो ये दोनों बल एक बलून बनाएंगे, और बलून अगर जब भी बनता है तो हमेशा वस्तु घूमने का प्रयास करती है। जबकि ये F1 और F2 ये बराबर विपरीत तो हैं, क्रिया रेखाएं सेम होने की वजह से ये कोई बलून नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं नीचे इस प्रकार F3 व F4 परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत हैं, और उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। इसलिए
यह दोनों बल, कौन दोनों, F3 और F4, इसलिए यह दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं। यहां तक पूरी कहानी समझ में आ गई। ये दोनों बलयुग्म बन रहा है, इसका मतलब है कि ये जो लूप हमारी है वो चुंबकीय अक्ष में घूमने का प्रयास करेगी, ठीक है, और घूम करके ऐसी दिशा में होने का प्रयास करेगी कि इस पर बलयुग्म का मान शून्य हो जाए, यानी वो जो लूप है वो साम्य अवस्था में हो जाए, ठीक है ना। तो कब शून्य होगा ये भी निकल करके आ जाएगा। तो अभी आप इतना जानिए कि जब भी कोई लूप चुंबकीय क्षेत्र में अगर लटका हुआ है तो जो भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं वो तो वॉल्यूम बनाती हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कोई कोण बना रही हैं, अब वो स्थिति कुछ भी हो सकती है। अगर लंबवत रख दें ऐसे तो ये वाली भुजा कैसी हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र के ये भुजा कैसे, अगर मान लो लंबवत रखी होती कुंडली, सपोज थोड़ी देर के लिए अगर कुंडली ऐसे रखी होती है, ये लूप ऐसे रखा होता, तो ये जो भुजा थी कैसी थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत। तो जो लंबवत होती है अगर, तो sin 90 कितना होता है, sin 90 का मान 1 होता है। तो इस पर जो लगने वाला जो बल था वो तो हो जाता IBB, sin 90 और sin 90 का मान तो IBB हो जाता, केवल कैपिटल B स्मॉल b है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र और इसकी लंबाई, यानी इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई का माना हमने b, इसको चौड़ाई यहाँ पर कह रहे हैं। तो ऐसे अगर होता तो IBB हो जाता बल। डायरेक्शन क्या होती है इसकी, ऊपर की तरफ, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर नीचे वाली भुजा ये भी लंबवत होती, इस पर भी बल IBB लगता है, इसकी डायरेक्शन होती नीचे की तरफ, बात समझ में आ रहा है। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि लंबवत होती तब तो बल दोनों पर लगते ऊपर तरफ IBB, लेकिन अगर कोई कोण बना रहे हैं तब तो IBB नहीं होगा, उसके साथ में कोण भी शामिल होगा, कोण दोनों के लिए सेम होगा, इसलिए बल भी दोनों के सेम होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो बल है वो बलयुग्म नहीं बनाएंगे क्योंकि इनकी क्रिया रेखाएं सेम है, ठीक है। और F3 और F4 जो बल लग रहे हैं इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होने की वजह से ये बलयुग्म बनाएंगे, और उनके परिमाण भी बराबर है, वो हम लोगों ने निकाल चुके हैं F3 और F4 का मान। तो ये दोनों बलयुग्म बनाएंगे, और बलयुग्म बनाएंगे तो ये जो लूप है हमारा है वो चुंबकीय क्षेत्र में घूमने का प्रयास करे। किस डायरेक्शन घूमेगा, वो इस डायरेक्शन में, ये अक्ष होगी, घूर्णन अक्ष इसको हम लोग कहेंगे, इस दिशा में वो घूमने का प्रयास करेगा। समझ में आ रहा है। तो अब जरा ध्यान दो, आगे सुनो। अब हम ये तो मतलब ये डिस्कशन से ये प्रूव कर लिया कि बलयुग्म कहां पर बन रहा है और कौन बल जो है बलयुग्म बना रहे हैं, यानी F3 और F4 ये बलयुग्म बनाते हैं, F1 और F2 ये बलयुग्म नहीं बनाते। अब बलयुग्म बना रहे हैं तो इसका मतलब बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, ठीक है। तो बलयुग्म का आघूर्ण निकालने के लिए देखो इनको एक चित्र और बनाना पड़ेगा। वो इस तरीके से समझना है कि हम ये कुंडली को, जैसे ये कुंडली हमने क्या कहा तिरछा रख दिया ऐसे, उसको ऊपर से ऐसे देखो, तो देखो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो ऐसे ऐसे लगा हुआ है, दिख रहा है ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र तो सब ऐसे लगा है, ठीक है। ये हमने कुंडली को कैसा रखा है, तिरछा रखा है, और तिरछा रखेंगे तो अभिलंब जो जाएगा वो उधर जाएगा, नहीं लूप या अक्ष इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, ये बीच का कोण कितना बन रहा है थीटा, ये हमने मान रखा है, ठीक है। तो उसको अगर हम यहाँ से देखें ऊपर से, यानी ऐसे ऊपर से देखें तो ये वाली भुजा हमको दिखाई पड़ेगी, ये वाली जो भुजा है, ठीक है ना, यानी चौड़ाई वाली जो भुजा है वो दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो उसको जरा हम इस प्रकार से जरा बनाओ, ये जो वाली जो भुजा है QR जो दिख रही है उसको हम इस प्रकार से यहाँ पर दिखाएंगे। कब दिखेंगे हमको, जब ऊपर से देखेंगे तब, ये ठीक है। बाकी ये वाला जो हिस्सा ऐसे देखेंगे तो ये वाली जो भुजा इसी पर तो बल लग रहा है, इस पर भी तो बल लग रहा है, ये इधर तरफ लगता है और ये इस तरफ लगता है बल, समझ में आ रहा है। इधर तरफ बल लगेगा और इस पर लगेगा इस तरफ। ये जो सिचुएशन यहाँ पर बनी है F3 और F4 की, तो ये बल कैसा लग रहा है, तल के लंबवत अंदर की ओर, हमने निकाला है ना भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उंगलियां और धारा दिशा में उठा रखेंगे, तल के लंबवत अंदर तरफ बल लगेगा।
तो इसका जो बल की डायरेक्शन अंदर तरफ होगी, यानी इस भुजा पर जो यहाँ पर जो भुजा होगी उस पर बल कैसे लगेगा, अंदर की तरफ। ये हमारा हो गया F4, यानी कह सकते हैं यहाँ पर जो बल की डायरेक्शन कैसी है, तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर हम लोग दिखाते हैं क्रॉस डायरेक्शन है, दिखाने का तरीका है। और यहाँ पर जो बल की डायरेक्शन कैसी होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, तो बाहर की ओर को हम लोग कैसे दिखा देते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से F3। ठीक है, ये लंबाई तो हमने पहले से मान रखी, इसकी लंबाई कितनी है b, यानी जो चौड़ाई है लूप की वो यहाँ पर लंबाई कितनी है दिखेगी हमको। ठीक है, ये जो अभिलंब खींचा गया है वो अभिलंब इस प्रकार से हम लोग खींच लेते हैं, ये है n और n डैश। समझ में आ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये b है, जिससे ये कोण बन रहा है थीटा, ये सिचुएशन दिख रही है हमको। बाकी चुंबकीय क्षेत्र आप दिखा सकते हैं, पूरी जगह चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा हुआ है, समझ में आ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन तो सब ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये देखो आप कि ये हमारे पास ऐसे झुका करके हमने रखी कुंडली, जब हम, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल में आपको दिख रहा है, जब 2 डायमेंशनल बनाएंगे तो आपको इस तरीके की लाइन दिखेगी, ऊपर से देखेंगे टेढ़ी सी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जब हम रखेंगे तो जो अभिलंब जो खींचा जा रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, लंबलंब जाएगा ऐसे। अब ऐसे तो लाइन खींचेगी नहीं, तो हमने तिरछा यहाँ पर दिखाया है n और n डैश। अब जरा ध्यान दो यहाँ पर, फिर ये जो क्रिया रेखा इसकी जो होगी, इसकी और इसकी, इनके बीच की लंबवत दूरी चाहिए, तभी तो हम लोग बल आघूर्ण निकाल पाएंगे। तो इसको, इसकी क्रिया रेखा चाहे इधर को बढ़ा करके यहाँ लंब डालो, चाहे इसको पीछे बढ़ा करके इधर से लंब डालो, इधर भी कर सकते हैं। तो ये हमने मान लिया कि हमने इसको पीछे डॉटेड क्रिया रेखा को बढ़ाया और यहाँ पर एक लंब डाला, ऐसे समझ में आ रहा है। इस प्रकार से ये जो दूरी होगी, इस त्रिभुज में अगर हम नाम लिख लेते हैं तो ज्यादा सुविधा हो जाएगी। इसमें नाम लिख लेते हैं हम लोग ए, बी और सी। बी तो यहाँ लिख चुके हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो इसको हटाओ, ए बी सी नहीं लिखो, यहाँ पर लिख दो एक्स, वाई और जेड, ये लिख। अब ये जो क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी का मतलब है एक्स वाई, ये हमको लंबाई निकालनी है। अब लंबाई निकालने के लिए ध्यान दो जरा, ये भुजा हमको पता है बी है, ठीक है, ये कोण थीटा हमने मान रखा है। ये अगर कोण अगर थीटा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये तो लंबवत खींचा है ना हमने, ये पूरा कोण 90 है, तो 90 में से थीटा ये कम हो जाएगा इधर वाला, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा, इसके बीच जो कोण बनेगा वो भी 90 माइनस थीटा बनेगा। ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। तो बाय ज्योमेट्री आप देख सकते हैं कि इस कोण को हम, अगर ये थीटा है तो ये कोण थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसमें बलयुक्त का आघूर्ण कैसे निकाला जाए, तो चित्र जरा बना लो और इसको नोट कर लो, फिर हम इसको करते हैं। नोट कर लीजिए इसको पहले, ये समझ में आ गई है। ये कोण थीटा, अगर ये तो हमने मान ही रखा, शुरुआत में भाषा लिखी है कि तल पर खींचा गया अवलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थीटा कोण बनाता है, जो यहाँ दिख रहा है वही थीटा यहाँ पर है, ठीक है ना। बाय ज्योमेट्री आप प्रूव कर सकते हैं, ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस, दोनों शीर्षायुग्म कोण है, एक ही शीर्ष पर बने हैं। और ये अगर 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये थीटा बचेगा, ठीक है, बचेगा। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, स्वयं भी सोच सकते हैं कि ये कोण थीटा कैसे आ जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो उनको बलयुक्त का आघूर्ण निकालना है, उसका मान कितना हो। तो देखिए जरा यहाँ पर, लूप पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बलयुक्त आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, सूत्र तुमको पता है, बल गुणित लंबवत
लंबवत दूरी। ठीक है, तो यहां देखो बल तो F या 3 या 4 में से कोई एक बल, दोनों में से एक कोई बल लगाना है, दोनों नहीं लगाने हैं, या 3 लगाओ या 4 लगाओ, उनमें से कोई एक बल इनटू 20 की लंबवत दूरी। तो इनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी को यहाँ देखो, F3 और F4 में क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी है क्या? ये तो तिरछा वाली दूरी है। लंबवत दूरी कौन सी होगी? ये वाली XY इंटू XY। ये आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में। देखो बात समझ में आ रहा है? तो इनमें से कोई एक बल का मान लगाओ यहाँ पर, F3 F4, तो क्या मान है इसमें? FIBL, यही तो था, F3 F4 की वैल्यू IBL थी। ठीक है, इंटू XY का मान कितना होगा ये जरा निकालो इस त्रिभुज में। त्रिभुज दिख रहा है XYZ, इस त्रिभुज में ध्यान दो, XYZ में साइन थीटा, इसको अलग लिख दे रहे हैं हम लोग। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब इसके साथ ये कोण थीटा, तो लंब कितना होगा? XY अपान XZ। तो XY का मान कितना हो गया? XY इक्वल टू हो जाएगा XZ इंटू साइन थीटा। XZ का मान कितना है? B। XZ टोटल इसकी जो चौड़ाई है कुंडली की वही तो है ये B साइन थीटा। ये वैल्यू हमारी XY की है, समझ में आ रहा है? तो इंटू XY की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? भाई केवल बल बोलते लंबवत दूरी, बल दोनों में से कोई एक बल IBL। लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी कौन सी होगी? XY की वैल्यू हम इस वाले त्रिभुज में यहाँ पर ज्ञात कर ली हमने। ठीक है ना, B साइन थीटा आ जाएगा। अब जरा इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, इसको लिख सकते हैं I और यहाँ पर L इंटू B, ये लिख सकते हैं ना, L इंटू B, और ये कैपिटल B तो रहेगा चुंबकीय क्षेत्र, और B साइन थीटा ये लिख सकते हैं। या टाउ बराबर लिखा जा सकता है L इंटू B, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये क्या हो गया? कुंडली का क्षेत्रफल IAB साइन थीटा। ये फार्मूला निकाल लिया गया। ठीक है ना, जहां क्या लिख सकते हैं? जहां आप इसी के नीचे लिखेंगे, जहां A क्या है? A बराबर है L इंटू B, अर्थात क्या हो जाएगा? कुंडली या लूप लिख लीजिए, कुंडली नहीं, यहाँ पर लूप ले रहे हैं, लूप की तल का क्षेत्रफल, इसको आप उसी के नीचे लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, जहां A L इंटू B है और उसका क्या मतलब है? लूप की तल का क्षेत्रफल। यानी ये जो आयताकार लूप दिया गया है तिरछा दिख रहा है, वो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज नहीं बनाया, आयताकार है, उसको क्योंकि तिरछा लटकाया गया है तो ये तिरछा दिख रहा है केवल। ठीक है ना, और लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो क्या जाएगा? इस तल का क्षेत्रफल आ जाएगा कुंडली के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो मान हमने निकाल लिया कि इस लूप पर लगने वाला बलागुण कितना हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद अगर ये लूप के स्थान पर n फेरों वाली कोई कुंडली रखी हो तब कितना बलयुग्म कार्य करेगा? तो आप लिख सकते हैं, यदि लूप एक n फेरों वाली, कैपिटल N मान लेते हैं, n फेरों वाली कुंडली है तो उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा? टाउ इक्वल टू, भाई एक चक्कर पर इतना बल आघूर्ण लग रहा है IAB साइन थीटा,
n चक्कर अगर लगाएंगे तो उसमें n और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n i a b sin ये और हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम लोग निकाल लिया कि कोई भी अगर लूप या कुंडली है, अगर लूप है तो एक फेरा लगा होगा तो n की जगह 1 हो जाएगा, अगर कुंडली अगर बनाई गई है n फेरों को लपेट करके तो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, n a b sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लूप है तो i a b sin थीटा होगा, केवल n नहीं आएगा। और समझ में आ रहा है? अब जरा इसको ध्यान दो, यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकाले जाए कि बल आघूर्ण का मान शून्य कब होगा, बल आघूर्ण का मान शून्य कब होगा ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, और कब अधिकतम होगा, और फिर उसके बाद हम लोग वैद्युत द्विध्रुव से इसकी तुलना भी करा करके देखेंगे कि क्या इसमें और हम लोग सुधार कर सकते हैं, कंपैरिजन कराने से क्या फायदा हमको होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो अब जरा इसको ध्यान दो, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, यदि थीटा का मान अगर 0 है तो टाउ का मान, अगर थीटा अगर 0 हो गया तो टाउ कितना हो जाएगा, 0। साइन 0 का मान 0 तो टाउ का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना? अब जरा ध्यान दो कि ये टाउ 0 होने, थीटा 0 होने का क्या मतलब है। थीटा 0 होगा तो टाउ का मान 0 होगा, थीटा 0 होने से क्या मतलब है, कहाँ का बीच का कोण है थीटा। थीटा जो है कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। कुंडली के इसको हम लोग कहते हैं कुंडली या लूप, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो अगर लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब, तो अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0, इसका मतलब क्या है, कुंडली कैसे रखी, उसका तल कैसे है, ऐसे है, लंबवत, तभी तो अभिलंब खींचेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाएगा। ठीक है ना? तब थीटा का मान 0 आएगा। ठीक है ना? इसका मतलब कुंडली तल के लंबवत अगर रखी हो जाए या घूम करके हो जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, अर्थात इसमें बस पॉइंट ध्यान रखना है, थीटा का मतलब है कुंडली, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई, कुंडली नहीं हो गई, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो गया है, या कह सकते हैं दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि तल लंबवत हो गया है, या तल पर खींचा गया अभिलंब वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गया है, यानी लूप की अक्ष वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई। तो दो बातों को हम लोग, दो बातें अगर कह रहे हैं तो उसका अर्थ एक ही है। फिर एक बार सुनो, थीटा यहाँ पर क्या है, तल पर खींचा गया अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, और तल पर खींचे गए अभिलंब को हम लोग क्या कहते हैं, लूप की अक्ष। तो लूप की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। ठीक है ना? तो इस बात को दो तरीके से हम लोग कहेंगे, या तो हम थीटा 0 होने के लिए एक बात ये कहेंगे कि लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो थीटा 0 होगा, या इसी बात को इस प्रकार से कहें कि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। लंबवत होगा, ऐसे होगा तभी तो ये चुंबकीय अभिलंब जो खींचेंगे तब तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा में जाएगा, तल पर जो अभिलंब खींचा जाएगा, अभिलंब तो ऐसे होगा ना, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो ये चीज को समझना, न्यूमेरिकल में ये कभी कंफ्यूज कर देता है, तो इसलिए ध्यान रखें क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल लगाए, अगर इससे संबंधित न्यूमेरिकल आता है ध्यान दीजिए कि कुंडली जो है किस प्रकार से रखेगी, उसका तल लंबवत रखा है कि उसकी लूप लंबवत रखी गई है। ठीक है ना? अगर लूप की अक्ष अगर लंबवत है तब तो थीटा 90 हो जाएगा। ठीक है ना? अगर तल अगर लंबवत है थीटा का मान 0 आएगा। समझ पाए? अगर ये कहता है कि तल की लूप, यानी लूप, तल की लूप क्या है, ये लूप की अक्ष के लिए, लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। बात फिर समझो, अगर लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तब तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा, और जो लंबवत होगा तो लंबवत कब होगा, जब कुंडली ऐसे रखी होगी, यानी तब तो ऐसे अभिलंब होगा इसका, लूप की अक्ष ऐसे होगी तब चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री बन जाएगा। तो तल कैसा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। देखो ये तो तल है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। ठीक है? तो इस प्रकार से ध्यान रखना यहाँ पर है कि थीटा किसके बीच का कोण है और कैसे हम उसको देखते हैं। तो थीटा का मतलब
क्या समझ में आया? थीटा है लूप की अक्ष तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, या तल पर खींचा गया अभिलंब तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, एक ही बात है। तो इसको हम लोग जरा भाषा रूप लिखें तो क्या लिखेंगे? इसका निष्कर्ष जो निकला, अर्थात जब लूप लूप का तल, ये भी लिखिए, लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो उस पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण शून्य होता है। ये बात हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रही है? दूसरी बात, यदि थीटा का मान 90 डिग्री अगर है तो थीटा अगर 90 है तो क्या होगा? तो टाउ का मान कितना हो जाएगा? तब टाउ का मान आ जाएगा NIAB केवल आएगा, साइन 90 तो 1 हो जाएगा। और उस समय चूंकि थीटा 90 होने से टाउ का मान सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि साइन 90 का मान सबसे ज्यादा 1 होता है, तो इसका मतलब है कि ये टाउ कैसा होगा? सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। उसमें कितना मान होगा? NIAB की होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसमें? अगर लूप की बात करें तो ध्यान नहीं हो, केवल IAB हम लोग लिख रहे हैं। कुंडली की बात कर रहे हैं तो उसमें हम फिर और शामिल कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं? अर्थात थीटा 90 होने का क्या मतलब है? अर्थात जब लूप या कुंडली कुछ भी, लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उस पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम होता है। कभी एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि बल आघूर्ण अधिकतम कब होता है? तो अधिकतम कब होगा? जब थीटा 90 होगा। थीटा 90 होने से मतलब है कि उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, यानी ऐसे रखा हो, तभी तो थीटा 90 आएगा। क्योंकि थीटा यहाँ पर तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण नहीं है, ठीक है ना? तल पर खींचा गया अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त, इसको साड़ कर हम लोग बल आघूर्ण भी कह रहे थे। बल युग्म का आघूर्ण से मतलब यहाँ पर केवल बल आघूर्ण भी अगर कह दिया जाए तो आप समझ जाएंगे टार्क्यू की बात हो रही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जरा इसकी तुलना करा करके देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव से। ठीक है, नोट कर लें, इसको नोट कर लिया। तो हम लोग पहले वाले लेसन में, तो पहला जो लेसन है फिजिक्स का, उसमें पढ़ चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। और वैद्युत द्विध्रुव को अगर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा को बनाते हुए रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो बल युग्म का आघूर्ण है वो कितना होता है, वहां पर बल युग्म कार्य करता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है, वो क्या निकला है? टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, ये निकला है।
ठीक है ना। अगर हम n का मान अगर 1 मान लें तो इतना बच जाएगा केवल, समझ आ रहा है। यानी किसी भी लूप पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो IAB sin थीटा ये हो जाता है, समझ आ रहा है। अगर n फेरे लगे हैं तो कुंडली बन गए, उसमें n का और मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझ आ रहा है। अगर अब देखो जरा वैद्युत द्विध्रुव की जरा बात करो। वैद्युत द्विध्रुव अगर किसी ये यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र बना लें तो अगर ध्यान करो कुछ याद आ रहा है। वैद्युत क्षेत्र बनाया हमने E, एक वैद्युत द्विध्रुव मालूम क्या होता है, दो बराबर और विपरीत आवेश कुछ दूरी पर रखे हों तो ये समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसकी दूरी को हम लोग QL मानते हैं। तो इस पर एक बल इधर तरफ बल QE, इस तरफ एक बल कार्य करता है QE, बराबर विपरीत है, क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, तो इस पर भी एक बल कार्य करता है जिसका सूत्र क्या निकला था, टाउ बराबर PE sin थीटा। याद आ गया कुछ, PE sin थीटा। इसकी और इसकी जरा तुलना करा करके देखो, ये चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम कर रहा है तरीके से देखा जाए, ये वैद्युत द्विध्रुव की तरह काम कर रहा है। हालांकि चुंबकीय द्विध्रुव की चर्चा हम लोग अगले वाले वीडियो में डिटेल में करेंगे। अभी आप केवल समझो कि तुलना कराने से ये पता चल रहा है कि जो लूप पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है NIAB और जो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो PE sin थीटा। देखिए तुलना कराने से sin थीटा की जगह sin थीटा हो गया, ठीक है। E यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ये जो P यहाँ पर क्या होता है, ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है। और यहां पर जो शेष बचा इतना, इसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण। यहां पर E क्या है, P क्या है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, क्योंकि इसको वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र में जो रखा गया है लूप, उसके कारण इसको कहा जाता है चुंबकीय द्विध्रुव। समझ आ रहा है। इसका मतलब आप ये समझिए कि जो व्यवहार विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का है, यानी उस पर एक बल कार्य कर रहा है, और जो व्यवहार चुंबकीय क्षेत्र में इस लूप का है वो दोनों सेम है, ठीक है ना। सेम होने की वजह से इसको तो हम वैद्युत द्विध्रुव कह देते हैं और लूप को कहा जाता है चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव और किनको कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा क्या है, उसका मात्रक क्या है, ये सब हम लोग अगले वाले वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। आज केवल आपको इतना जानना है कि जो NIA है उसका कंपैरिजन अगर हम P से कराते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, ये P हमारा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ बराबर MB sin थीटा। ऐसा आप जरा देखो तुलना करा करके, sin थीटा, B चुंबकीय क्षेत्र, E विद्युत क्षेत्र, M चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, P विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है ना। तो यहाँ पर M है क्या चीज, याद लिख दीजिए, जहां M बराबर क्या है, NIA चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपको केवल ये फार्मूला फिलहाल याद रखना है, और ये वाला फार्मूला याद रखना है, और ये वाला फार्मूला याद रखना है। इतना तो आपको याद रखना, मतलब ये आपको लर्न करने हैं, जिससे आगे वाले वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। टाउ बराबर NIAB sin थीटा, टाउ बराबर इसको लिख सकते हैं MB sin थीटा, जहां M है NIA, अगर लूप है तो M की जगह एक, कुंडली है तो फेरों की संख्या भी आ जाएगी। अगर सिंपली अगर लूप की बात करेंगे तो M इसको क्या हो जाएगा, IA। समझ में आ रहा है। इसको क्या कहते हैं, क्या M को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। समझ में आ रहा है। तो इसकी तुलना जो कराने से ये पता चला कि लूप जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में वैसे व्यवहार करता है। अब ये समझिए कि यहाँ पर हम जो कहने जा रहे हैं उसका मतलब यहाँ पर यह है कि
जो लूप का जो व्यवहार है इसमें चुंबकीय क्षेत्र में, वही व्यवहार वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र में होता है। इसलिए हम इस लूप को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आ रहा है? चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में हमने बताया कि हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगले वाले वीडियो में हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में पढ़ा जाएगा, उसका मात्रक, उसकी विमा, उसका फार्मूला, उसकी परिभाषा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे और एग्जाम्पल उसके चुंबकीय द्विध्रुव और कौन कौन से होते हैं। तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ठीक है। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।